हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताते आ रही हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 5 के 150 प्रश्नों के बारे में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए कोई भी चैनल पे वीडियो या कुछ भी अपडेट्स नहीं दे पा रही थी। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ परेशानी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट आज से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन आप लोगों को, अब आज से हर दिन एक मॉडल सेट के वीडियो डालूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे की जानकारियाँ मिलती रहे और इसी तरह से हम लोग अपने वीडियो के जरिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। ठीक है, तो जो इसका नाम था वो था झांसी की रानी रेजिमेंट। यानी मैं आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। और इसकी स्थापना जो है 1942 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1942 ईस्वी में की गई थी, और जिसका एकमात्र ध्येय था कि देश को ब्रिटिश राज से मुक्ति देना था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे। तो वो थे आर.के. षणमुख चेट्टी। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत से पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी थे, और 26 नवंबर 1947 को चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। यानी कि भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1975, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 में जो है वो लॉन्च किया गया था, और जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी कि कोलेरू झील एक मीठे पानी का झील है। ठीक है, और यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, और यह एक अंडाकार छिछली झील है। और वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, और यह झील गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच बनती है। ये झील जो है गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। तो वो है केरल। ठीक है, यानी कि केरल राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास के दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा जनवरी 2021 में की, और यह संग्रहालय केरल के अल्पाझू में शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग, यानी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था, और इसका संस्थापक दंती दुर्ग यानी कि दंती वर्ण को माना जाता है। और दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में, ठीक है, ये जो है 752 ईस्वी में चालुक्य शासक के कृतवर्णम में पराजित कर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि थी। तो इसमें से टोटल कितनी सीट जो थी वो की रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल वो थे 93, यानी कि
संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था और जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 थी और इनमें से 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, यहाँ पर रियासतों लिखा है लेकिन ये जो है वो रियासतों होगा। ठीक है, रियासतों के प्रतिनिधि थे और कांग्रेस की 208 तथा एमएलए की सदस्य जो थी 73 थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकरविलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये जो है वो किया जाता है केरल में। यानी मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के अवसर पर केरल में मकरविलक्कू नामक एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है और ये उत्सव जो है सबरीमाला, ठीक है, के अयप्पा स्वामी के मंदिर में होता है और उत्सव के 41 दिन तक चलता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग के शहर में, हम लोग के गांव में कोई ना कोई जो पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, बहुत ही नामी होता है जो कि हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। तो उसी तरह से मकर संक्रांति के अवसर पर केरल में जो है मकरविलक्कू नामक वार्षिक उत्सव आयोजन किया जाता है जो कि 41 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न है, मालथीसियन सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, मालथीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है? तो जो बढ़ रहा है, गुणोत्तर श्रेणी से जो बढ़ रहा है वो है जनसंख्या। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि कितनी तेजी से जो है जनसंख्या बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो माल्थस को जनसंख्या वृद्धि पर काम करने के लिए जाना जाता है और थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1766 से 1834 तक एक अंग्रेजी विद्वान और क्लर्क थे। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के माल्थीसियन थे और उन्होंने जो है अपनी सिद्धांत को विकसित किया और बताया कि जनसंख्या गुणोत्तर की श्रेणी बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को कुचिकल जल प्राप्त स्थित है? ठीक है, जल प्राप्त स्थित है, तो ये जो है वो स्थित है कर्नाटक को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराना है? तो ये है ओडिशा। यानी मैं आपको बता दूं कि कुचिकल, ठीक है, कुचिकल जल प्राप्त कर्नाटक के शिमोगा जिला में निडागोडू के जगह पर है और ये जो है एक कैसाकेड झरना है और बाहरी नदी से रास्ता में बनता है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1493 फीट मापी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 98। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय के लिए प्रावधान देता है और संसद के प्रत्येक सदन का एक अलग सचिवीय कर्मचारी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये जो है वो मनाया जाता है 19 जनवरी। यानी कि प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ रेसिंग डे का स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ? तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो 1947 ईस्वी में, यानी कि 1947 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 में पारित कर दिया और इसमें ही वो प्रमुख प्रावधान शामिल थे जिनमें माउंटबेटन योजना द्वारा आगे बढ़ाया गया तथा भारत के पाकिस्तान को सत्ता के लिए 15 अगस्त 1947 के दिन नियत किया गया। ठीक है, और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम द्वारा भारत के 200 वर्ष से चल रहा ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया?
तो ये जो है वो उद्घाटन किया बिहार। यानी मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी 2021, ठीक है, 16 जनवरी, ये जो है 16 जनवरी 2021 को बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रथम राजपक्षी महोत्सव यानी कि कलरव का उद्घाटन बिहार में जमुई जिले में, ठीक है, बिहार के कौन से जमुई जिले में जो है इसका जमुई जिले में ये किया। और इस महोत्सव का आयोजन नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया और यह उत्सव 3 दिनों तक चला था, ठीक है, ये उत्सव जो है वो 3 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो स्थित है गोवा में, ठीक है। यानी भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली के वार्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य गोवा में अवस्थित है, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि उससे अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और अगर आप लोग बताते हैं कि हाँ मुझे समझ में, तो उससे मुझे भी जो है वो एक अलग सपोर्ट मिलेगा कि मैं जो बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। तो मैं हर दिन और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगी। अगला हमारा प्रश्न है रूपसी हवाई अड्डा भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो स्थित है असम में, ठीक है। यानी कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के असम राज्य में रूपसी धुबरी में स्थित है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस हवाई अड्डे का उपयोग अंग्रेजों द्वारा हथियारों की आपूर्ति, जनशक्ति और गोला बारूद के निर्माण के लिए किया गया था। और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 40 मीटर और 131 फीट है, ठीक है। अगला प्रश्न है बीज बचाओ आंदोलन यानी बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये जो है वो उत्तराखंड में शुरू किया गया था। यानी कि उत्तराखंड राज्य यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश में विजय जरधारी के नेतृत्व में 1987 ईस्वी में ये जो आंदोलन है 1987 ईस्वी में बीज बचाओ आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसे जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल 47 विषय है, ठीक है। और इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन कानून के विषय समान होने पर जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो ये जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित खेतरी खदान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। यानी कि राजस्थान में खेतरी सिंघान खाने में तांबा का उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर जो है तांबा का खदान है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो मनाया जाता है 29 जून। यानी कि स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना तथा सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा, ठीक है, महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस को यानी कि 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष दिवस की श्रेणी के अंतर्गत सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है अतफू, ठीक है, अतफू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? ठीक है, प्रवाल द्वीप तो ये जो है वो स्थित है प्रशांत महासागर में। यानी कि प्रवाल द्वीप अंगूठी के आकार का एक मूंगा चट्टान है और जो कि आंशिक या पूर्ण रूप से खारे पानी से घिरा रहता है। अगला प्रश्न है ट्रैक 1.5, ठीक है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? तो ये कूटनीति जो है वो क्या होती है? तो होती है सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। यानी मैं आपको अच्छे से बता दूं इसको, तो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों और साधारणीय मुद्दों पर पहचान करने के लिए जो है वो ट्रैक 1.5 यानी कि 1.5 डायलॉग आयोजित किए हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो ये जो है वो IMF, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष यानी IMF, ठीक है, के द्वारा वैश्विक रूप से जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये जो है वो बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये मोतिहारी, ठीक है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जो कि अभी हैं, वर्तमान में हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा, ठीक है, ओली ने 10 सितंबर इन दोनों ने नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार से कहाँ प्रारंभ होती है? तो मोतिहार में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के जो कि अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा, ठीक है, ओली ने 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर 2019, ठीक है, को दक्षिण एशिया के सीमा पर जाने वाली पहली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का उद्घाटन किया, ठीक है। और यह पाइपलाइन जो है बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के जोड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है मैं आपको बता दूं कि न्यू जर्सी में है, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन यानी IBF की स्थापना 1983 में, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू जर्सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और IBF पुरुषों के विश्व चैंपियनशिप बेल्ट लाल रंग की होती है, जबकि महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप बेल्ट नीले रंग की होती है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो ये जो है वो बनाई जा रही है बिहार, यानी कि अगस्त 2020 में, ठीक है, अगस्त 2020, ठीक है, अगस्त 2020 में पटना, ठीक है, पटना अगस्त 2020 में पटना विश्वविद्यालय परिसर में बिहार सरकार ने 30 करोड़ रुपए की लागत से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो स्थित है बेगूसराय में, यानी मैं आपको बता दूं कि भारत में आर्द्रभूमि का रूप में 42 रामसर स्थल की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत एक रामसर स्थल बिहार के बेगूसराय के कांवर झील में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये जो है वो प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से, ठीक है, यानी कि नर्मदा घाटी में मानव की 5 लाख साल पुरानी खोपड़ी की खोज डॉक्टर सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को की थी, ठीक है, डॉक्टर सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को की थी। और यह जो जीवाश्म है नर्मदा नदी घाटी के किनारे बसे हथनोरा गांव में आदि मानव के उत्पत्ति की जानकारी मिली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये जो है वो की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये जो है वो प्राप्त होती है गांधार शैली, ठीक है, गांधार शैली में, यानी मैं आपको बता दूं कि गांधार कला शैली की ग्रीको रोमन यानी ग्रीको बुद्धिस्ट हिंदू यूनानी आदि नाम से पुकारा जाता है और भारतीय यूनानी शैली में मिश्रण से भारत में गांधार कला का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये जो है वो अलाउद्दीन खलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खलजी, यानी मैं आपको बता दूं कि खिलजी वंश के द्वितीय शासक की आर्थिक तथा बाजार नियंत्रण व्यवस्था सल्तनत काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रही और अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी कि घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है,
सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध जो है, यानी मैं आपको बता दूं कि 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 1565, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख दूं, 23 जनवरी 1565, ठीक है, को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और इससे जो है राक्षसी तंगड़ी तथा बनहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। और इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन के सहायता करती थी? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो शिवाजी, यानी कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था। और इसमें पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, सर्वाधिक क्या था? महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसमें जो है संस्थापक जो है वो थे लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये जो है सर्वप्रथम जो है वो हुई थी मेरठ से, यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी यानी 20 NI से 1857 की ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता जो है वो था बिरसा, यानी कि मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1875 ईस्वी में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में वर्तमान झारखंड के रांची जिले में उल्हातू गांव में हुआ था। और अंग्रेज के शोषण के विरुद्ध उलगुलान नामक आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। यानी मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। और इसके बचपन का नाम मूल शंकर था। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। और वेद की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का अवधारणा दिया था। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो हैं वो थे एस राधाकृष्णन। ठीक है, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति रहे। और इनके जन्मदिन 5 सितंबर के दिन भारत में हेरक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक हर जगह पे टीचर डे जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और उसी दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है वो जन्मदिन है। और इन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो शहर है वो है राजगीर, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी बिहार में राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। और यह शहर मगध साम्राज्य के प्रथम राजधानी थी। इसी शहर में वेणुवन भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध बगीचा है। और बिहार का शिमला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो इसकी संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। यानी कि बाबा ठाकुर दास ने 1906 से 7 ईस्वी में 1906 से 7 ईस्वी में, ठीक है, 1907 ईस्वी में
पटना ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन शुरू किया था। और बिहार के डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी एवं बाबा ठाकुर दास बंग भंग आंदोलन नृत्य बिहार में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो वो बने थे जयराम दास दौलत राम। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो जयराम दास दौलत राम। श्री कृष्ण सिंह प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोलानाथ पासवान शास्त्री तथा प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जल प्राप्त किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो दो झीलों में स्थित है, वो है ओंटारियो झील और ईरी झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो जो कोयला क्षेत्र नहीं है वो है लोरेन बेसिन। यानी मैं आपको बता दूं कि रूरल यानी जर्मनी में प्रभावित होने वाली नदी, और इस नदी घाटी में कोयला का भंडार है, और फ्रांस की सीमा पर जो अवस्थित है वो है सारलैंड, और जर्मनी के सार नदी घाटी में अवस्थित है, जो कि कोयला के खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूस के किस शहर में उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो जो उत्तर का वेनिस कहा जाता है वो है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के अलग करती है? तो ये जो है वो किन दो देशों को अलग करती है, वो है स्पेन और फ्रांस। यानी मैं आपको बता दूं कि पिरेनी पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, एक पर्वतमाला है, और यह अरब प्रायद्वीप में यूरोप महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करती है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो स्थित है राजस्थान में। यानी मैं आपको बता दूं कि चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में है, और इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध यानी गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान तथा जवाहर सागर बांध यानी राजस्थान निर्मित किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भरमौर ठीक है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो ये जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। यानी हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो कि गड्डिडी, कनोरा, लाहौली, भरमौर आदि, इस तरह से जो है वो कि जो हिमाचल प्रदेश की क्षेत्र में जो है वो प्रमुख जनजाति के रूप में है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो स्थित है महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नहावा सेवा ठीक है बंदरगाह कहा जाता है, और महाराष्ट्र में अन्य एक और बंदरगाह मुंबई के बंदरगाह से भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह जो है, ठीक है, भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह जो है बहुत ही प्रमुख है। अगला प्रश्न है, एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है, ठीक है, तो वो है सिरा रचना वेनेसन, ठीक है, वेनसन, ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा रचना यानी कि वेनसन कहते हैं, और पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है। हम लोग पत्ती को देखते हैं तो एक मध्य में जो है मोटा सिरा हमें दिखाई देता है, और इस मध्य से हम लोग क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। और पत्तियों में 2 तरह का सिरा रचना होता है, एक जलिका रूपी तथा एक समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। और मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो भी बता रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह से और आप लोग वीडियो चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह से आगे हर दिन जो है अलग अलग सीखने को, सुनने को, समझने को मिले, ठीक है।
प्रश्न है, सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो जो अम्ल का उपयोग किया जाता है वो है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, यानी कि सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का उपयोग किया जाता है और इसके एक्वा फोर्टिस, ठीक है, और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहा जाता है। और इनका विशेष उपयोग जो है वो विस्फोटक पदार्थ रंजकों को दवाइयों से बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान से जिसमें क्वार्ट और फेल्डास्पार होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो होते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? तो जो उत्तरदायी है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि हम लोग अक्सर देखते नहीं हैं, बल्कि सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग प्याज को काटते हैं तो हमारे आंखों में क्या है, आंसू आ जाता है। आंसू मतलब बहुत प्याज काटते समय आंसू आ जाते हैं। तो वो जो है वो किस गंधक और आंसू के लिए उत्तरदायी है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जब हम प्याज काटते हैं तो लेक्राइमेटी फैक्टर, ठीक है, लेक्राइमेटी फैक्टर सिथेंस रिलीज होता है और यह एंजाइम अमीनो एसिड से सल्फेनिक एसिड यानी H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देता है और जिसके बाद सल्फेनिक एसिड जो बदलकर साइन प्रोफेथियल एस ऑक्साइड बन जाता है और इसके हवा के सहारे आँखों में संपर्क होता है और वो जो है वो आँखों में आंसू और कुछ दिक्कत महसूस होने लगती है, जिससे हमें लगता है कि आँख में कुछ जल रहा है, तो आंसू निकलने लगता है, तो इसके वजह से हमें ऐसा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो जो भौतिक राशि है मैं आपको बता दूं कि वो विद्युत धारा, यानी कि एसआई में पद के मूल मात्रकों की संख्या क्या है? 7 है। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत, छठा ज्योति तीव्रता तथा सातवां जो है पदार्थ का परिमाप। तो ये जो पद्धति में 2 संपूरक मूल मात्रक भी है, जैसे समतल कोण तथा घन कोण। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनमें जो मूल भौतिक राशि विद्युत धारा है। अगला प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है? तो ये जो है वो उदाहरण है ध्वनि तरंग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव जो है वो है प्रिज्म द्वारा। यानी मैं आपको बता दूं कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार पर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है और इस प्रकार प्राप्त रंगों को समूह को वर्णक्रम कहते हैं और तथा श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों के विभक्त होने की क्रिया को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? ठीक है, पैमाने मेल खाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो है -40 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में, ठीक है, डायोप्टर में, यानी कि लेंस की फोकस की दूरी जो है वो वायुक्रम को लेंस की क्षमता कहता है और यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में होती है तो उसकी क्षमता क्या होती है? डायोप्टर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिकित्सा स्थितियों के निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है? MRI किसके उपयोग नहीं होता है? MRI किसका उपयोग नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो एक्स किरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब एक ध्वनि तरंग का माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो, तो मैं आपको बता दूं कि वो रहती है आवृत्ति, यानी कि ध्वनि तरंग, ठीक है,
साउंड वेव्स एक आंतरिक तरंग है और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम परिवर्तन से ध्वनि के चाल तरंग दैर्घ्य तथा आयाम में परिवर्तन होता है, जबकि आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो जो आवेश रहित है वो है न्यूट्रॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर मात्रक जो है वो है प्रतिरोधकता का। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। नीलम रूबी का जो है रासायनिक सूत्र है तो वो है Al2O3। ठीक है। यानी कि नीलम रूबी का रत्न श्रेणी का एक खनिज है और यह अल्मुनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 है और यह प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम भी बनाया जाता है और यह लाल के सिवाय हरे रंग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को जो है वो व्यक्त किया जाता है ओक्टेन संख्या द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो जिसका गलनांक सबसे उच्च होता है वो है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। ठीक है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है तो इसका उदाहरण है पेनिसिलिन। ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 ईस्वी में स्कॉटिश वैज्ञानिक का नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है और पेनिसिलिन विश्व का पहला एंटीबायोटिक है जिसका कि कवक यानी कि फुंगी से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक है। तो सीएनजी का मुख्य घटक जो है वो है CH4 यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो है वो ज्वलनशील गैस है और अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं और यह प्राकृतिक गैस का ही जो है वो संपीड़ित रूप से जिसके अवयव में मीथेन, इथेन और प्रोपेना प्राकृतिक गैस की तरह ही है और यह जो है वो रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का के घटक है। तो इसका घटक जो है वो है A तथा B दोनों यानी कि HNO3 और B2SO4 यानी कि जब वर्षा में pH का मान 5 से 6 से कम हो तो वर्षा का अम्ल वर्षा होता है। ठीक है। और वर्षा जल में CO2 तथा SO2 तथा NO2 घुलकर क्रमशः H2CO3 H2SO4 तथा HNO3 का अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है वो है DO2। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। तो ये जो है वो स्थित होते हैं अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, पानी की टंकी में फंकी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। तो वो है कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो जो इसका घटक क्लोरोफिल का घटक नहीं है वो है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। तो पौधों में पानी जो है वो किसके जरिए पहुंचाया जाता है? तो वो जाता है जाइलम द्वारा। ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि जाइलम एक स्वहीनीय ऊतक है जो कि पानी और विघटित खनिजों को जड़ में अवशोषित कर शेष पौधों तक पहुंचाता है और फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है जो कि पौधे में हरे भरे भागों में पौधों की बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण दौरान तैयार घुलनशील और कार्बनिक यौगिक के स्थानांतरित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो जो उसे अवशोषित करते हैं वो है CO2। अगला प्रश्न है, इसका हमें क्या करना है? व्यंजक को सरल करना है। ठीक है। इस व्यंजक को हमें क्या करना है? सरल करना है और ये हमारा जो है वो प्रश्न है। ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है? वो सॉल्व करना है, व्यंजक को सरल करना है। ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न है वो 141 भागा 270 भागा 3/7 प्लस 17 भागा 1/3 माइनस। ठीक है। इस तरह से है हमारा जो है वो प्रश्न है। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसी तरह से इसको हम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे
141 भागा 270 इसी लाइन का रहेगा क्योंकि स्पेस कम है तो मैं इस तरह से लिख रही हूँ। 270 गुना 7/3 प्लस ब्रैकेट 17 गुना 3 माइनस 6। ये जो हमारा आया क्या आया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि मैं इस तरह के सवाल को जो है अपने वीडियो में यानी अपने चैनल में पे एक सारे वीडियो में बताई हूँ। ठीक है, मैं जितनी भी अभी तक वीडियो डाली हूँ उन हर वीडियो में मैं इस तरह के सवालों को बताई हूँ, सॉल्व करके बताई हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से जो है वो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 141 भागा, ठीक है, 141 भागा ब्रैकेट 630 प्लस 51, 630 प्लस 51 माइनस 6। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इक्वल टू 441, ठीक है, भागा 675, ठीक है, इक्वल टू 441 बटा 675, यानी कि 441 बटा 675 इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 49/75। ठीक है, इस तरह से 49/75 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर टाइपिंग जो है क्वेश्चन में छूट गया है तो इसका आंसर जो है वो ये होगा 49/75। अगला प्रश्न है 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4,680 रुपये था तो उधार दी गई कुल राशि रुपये में ज्ञात करें। तो यहाँ पर चलिए हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से मैं जो वर्ड ज़रूरी है उसे लिखूंगी और कुछ वर्ड को मैं बोलूँगी जो कि आप लोग उसको अपने कॉपी पे नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों को जो है इस तरह से जुड़े सवाल कभी बनाने के लिए मिले तो आप लोग आसानी से बना सकें। तो ठीक है, पहले आप लोग लिखिए, इसको नोट कीजिएगा कि माना 2 राशियों, ठीक है, माना कि 2 राशियों तो यानी कि 4x एंड 5x, ठीक है, 4x एंड 5x है। ठीक है, तो कुल राशि यहाँ पर लिख देंगे कि कुल राशि इक्वल टू 9x, ठीक है, यानी कि प्लस कर देंगे इसको तो 9x आ गया। अब इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 5, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 5x गुना 5 गुना 8, ठीक है, बटा 100। ठीक है, इसी तरह से एक और लिख सकते हैं कि 4x गुना 4 गुना 8 यानी कि 4x गुना 4 गुना 8, ठीक है, यहाँ पर बटा भी बटा कर देंगे 100, ठीक है, और इक्वल टू में लिख देंगे 4,680 रुपये। ये दोनों एक ही लाइन में होगा लेकिन स्पेस कम होने की वजह से और मैं मिटा रही हूँ, पर आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 8x बटा 100, ठीक, 8x बटा 100 ब्रैकेट में 25 माइनस 16, ठीक है, 25 माइनस 16 इक्वल टू 4,680 रुपये, ठीक है, 4,680 रुपये। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 4,680 गुना 100 बटा 9 गुना 8, 9 गुना 8, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, इसके बाद इसको मैं सॉल्व करूँगी तो 4,000, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा है 4,680 रुपया गुना कर देंगे कितना से 100 से, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 4,68,000। तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू 4,68,000 और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 9 गुना 8 करेंगे तो 72। अब हम लोग क्या करेंगे 4,68,000 को 72 यानी कि 72 से हम लोग क्या कर देंगे
डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारा जो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6500। ठीक है, कितना आ गया हमारा 6500। अगला प्रश्न हमारा है 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 5 दिन बाद 3 महिलाओं का कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ। यह समूह कार्य में अंत तक कार्य जारी रखता है। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो चलिए मैं इसको भी सॉल्व करके आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है 20 दिन, 15 दिन, 5 दिन, इस तरह से हमारा जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 दिन का काम जो है वो क्या 2 पुरुष और 6 है। ठीक है, और बाकी जो दिन है वो में 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 5 महिलाएं 5 पुरुष गुना 20 और इक्वल टू 10 महिलाएं यानी कि वुमेन, ठीक है, गुना 15, इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर m अनुपात w, ठीक है, इक्वल टू 3:2। 3:2 हमारा कैसे आया, तो वो आया 5 से। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कर देंगे 2 पुरुष प्लस 6 महिलाएं, ठीक है, गुना x कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग इसको नोट करते जाइएगा ताकि आगे के लिए अच्छा हो। यहाँ तक। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 5 पुरुष गुना 20, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 3 प्लस 6 गुना 2 गुना x, इसको जो है वो ब्रैकेट में रखेंगे, गुना x इक्वल टू 5 गुना 3 गुना 20, 5 गुना 3 गुना 20, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 300/18, यानी 300/18 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 50/3। कितना आ गया 50/3। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पुरुष प्लस 6 महिलाएं, ठीक है, 2 पुरुष और 6 महिलाएं इक्वल टू 50/3, ठीक है, 50/3 माइनस 5, यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे इसको और उसके बाद लिखेंगे कि 3 पुरुष प्लस 3 महिलाएं, ठीक है, 3 महिलाएं गुना y, ठीक है, y। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 प्लस 6, 2 गुना 3 प्लस 6 गुना 2, ब्रैकेट कर देंगे और लिखेंगे गुना 35/3। यहाँ तक आप लोग समझ गए, 35/3। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे 35/3 तक। अब इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3, ठीक है, 3 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 गुना y, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं 18 गुना 35/3, ठीक है, इक्वल टू 15 गुना y, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल गुना भागा करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 14 दिन। तो हमारा जो है वो 14 दिन आ गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। यदि पहले 20 दिनों के दौरान औसत उत्पादन 1515 है और पिछले 13 दिनों के दौरान औसत उत्पादन 510 है, तो 19 और 20 दिसंबर के उत्पादन का औसत कितना होगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माना कि अपशिष्ट उत्पादन का औसत इक्वल टू क्या है x, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 20, ठीक है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, 20 गुना 1515 प्लस ब्रैकेट कर देंगे 13 गुना 510 इसको हम लोग लिखेंगे कि माना अपशिष्ट उत्पादन का औसत इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखेंगे ब्रैकेट में इक्वल टू लिखेंगे 20 गुना 515, ठीक है, प्लस 13 गुना 510 प्लस 13 गुना 510, ठीक है। 510 माइनस 2x इक्वल टू 31 गुना 512, ठीक है, 512। अब यहाँ पर टोटल गुना करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 10,300 प्लस 6,630 प्लस माइनस 2x इक्वल टू 15,872। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको आगे, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, कोशिश ही नहीं बल्कि मैं करूँगी उसको। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू, ठीक है, 2x इक्वल टू 16,930 माइनस 16,930 माइनस 15,872, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो हमारा बच जाएगा तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। इसको आप लोग माइनस कीजिएगा तो आप लोगों का जो है निकल जाएगा। तो x इक्वल टू 1508 बटा 1000, यहाँ पर माइनस करने के बाद हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा 1058। x इक्वल टू 1058 बटा 2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 529। अगला प्रश्न है, यदि a q माइनस बी क्यू इक्वल टू 2349 और a माइनस बी इक्वल टू 9 है तो a प्लस बी का बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये बहुत इजी है और इसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न है। उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी ब्रैकेट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको भी ब्रैकेट कर देंगे इक्वल टू क्या है हमारा 2349, ठीक है, 2300। इसको मैं और अच्छे से लिख दे रही हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू 2349, ठीक है, 2349। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 9 गुना, यहाँ पर जैसे कि a माइनस बी का दिया है इक्वल टू 9, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 9 गुना a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल माइनस ए बी, ठीक है, इक्वल टू 2349। यहाँ तक आप लोग समझ गए हो। मैं इसको अब मिटा रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। जैसे कि मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, इससे होगा क्या कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी पे, तो आप लोग कभी भी इस तरह से जुड़े सवाल मिलेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाते हैं ए माइनस बी स्क्वायर, लिख देंगे ए माइनस ए बी, ठीक है, इक्वल टू 2349 बटा 9 इक्वल टू 261। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यद्यपि यदि 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान से केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा तय करने के सही समय मिनट में ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसको बहुत आसानी से बहुत
इजी तरीके से बन जाएगा। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में इस तरह से सवालों को बताई हूँ, तो आप लोग मेरे उस वीडियो को देखें ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में जो है वो मैथ के कुछ क्वेश्चन से में से आप लोगों के ऊपर 10-5 क्वेश्चन छोड़ती हूँ ताकि आप लोग उसे सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि आप लोग मैं जो बता रही हूँ या समझा रही हूँ तो आप लोग कितना ज़्यादा समझ रहे हैं, उसे जो है वो अच्छे से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मैं आंसर बता देती हूँ, ठीक है। और इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर सॉल्व होता है तो भी कमेंट कीजिएगा और नहीं होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता दूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2:3:4 के निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है और उनके निवेश की अवधि के अनुपात 5:6:9 था। लाभ का 20% कार्यालय के किराए में रख रखाव पर खर्च हुआ। विशेष लाभ आपस में बांटा गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से में अंतर 7,264 रुपये था तो कुल लाभ कितने रुपए का है, तो ज्ञात करें, रुपए में ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, केशव, सुरजीत और थॉमस, ठीक है। तो यहाँ पर निवेश क्या है, यहाँ पर निवेश क्या है 2:3:4 और दूसरा निवेश क्या है 5:6:9, ठीक है। ये हमारा इसका है। तो यहाँ पर लाभ, इसको हम लोग लिख सकते हैं लाभ का अनुपात, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है 2, 5, 10, 3, 6, 18, 4, 9, 9 चौक 36, ठीक है, 36। अब 2 से 10 को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 2 से 9 को करेंगे तो 18 को करेंगे तो 9। ये सारा अनुपात है, ठीक है। इसको मैं गुना करके कर रही हूँ, इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से। और 2 से इसको कर देंगे तो 18। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब जो है इसका माना कि कुल लाभ x, माना कि कुल लाभ क्या है x है। तो अब इसको हम लोग लिख यहाँ मैं मिटा दे रही हूँ, ये आप लोग तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर माना कि यहाँ पर हम लोग जो माने कि कुल लाभ क्या है x है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या x प्लस, ठीक है, x गुना लिखेंगे, सॉरी, x गुना 80/100। हमें यहाँ पर रुपए को ज्ञात करना है, इसलिए इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे x गुना 80/100। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गुना 9 - 5, बटा में लिखेंगे 9 + 5 + 18, ठीक है, इक्वल टू 7,264, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसको हम लोग आगे लिखेंगे। अब हम लोग इसको आगे लिखेंगे कि x, ठीक है, x गुना 4/5 गुना 4/32 इक्वल टू 7,264। यानी कि हमारा जो गुना करने के बाद आ जाएगा वो टोटल आ जाएगा कितना 72,640। अगला प्रश्न है, यदि संख्या p 2 से विभाज्य है और संख्या q 3 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो है 12 जो है 2 से विभाज्य है और 9 जो है वो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 12 गुना 9 कर देंगे, 12 गुना 9 कर देंगे तो 108, यानी 108 जो है वो किससे है 6 से विभाज्य है, ठीक है, 6 से क्या है विभाज्य है। तो p गुना q जो है 6 से विभाज्य है। मिश्र धातु A में धातु X और Y का अनुपात 5:2 है और मिश्र धातु B में धातु X और Y का अनुपात 3:4 है। यदि A और B को 4:5 में मिलाकर मिश्र धातु C तैयार की जाती है, मिश्र धातु C और X के प्रतिशत ज्ञात करें। तो
यहाँ पर बहुत जो है इसका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, जो कि बहुत ईजिली हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसका मैं एक सवाल फिर से आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस तरह के सवालों को बताते आ रही हूँ। तो मुझे भी अगर आप लोग सॉल्व करते हैं और तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जो बता रही हूँ आप लोग समझ रहे हैं। तो इसका आंसर ये होगा, और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं होगा तो भी बताइएगा, मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई दुकानदार किसी मशीन को 4600 रुपये में यानी 4600 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत और परिवहन 500 रुपये खर्च होता है। वह मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है। 1% की छूट देने के बाद यदि वह मशीन को 4681 रुपये 80 पैसे में बेचता है तो एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर एक्स का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मशीन की कुल लागत यहाँ पर लिख सकते हैं कि मशीन की कुल लागत क्या हो गई, 5100 रुपये, क्योंकि वो 4600 रुपये में खरीदता है और 500 रुपये उस पर खर्च करता है। तो इसको हम लोग दोनों इसको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, 5100 रुपये। अब मशीन की अंकित मूल्य इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि मशीन की अंकित मूल्य इक्वल टू, ठीक है, मशीन की अंकित मूल्य इक्वल टू 5100 गुना 108/100 108/100 इक्वल टू 5508, ठीक है, 5508। यहाँ पर प्लस कर दिए 5100, यहाँ पर 5100 गुना 108 गुना 100 इक्वल टू 5508। यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आगे, अब जो है वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 4681.80, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि 5508, ठीक है, 5508 गुना 100 माइनस x/100 इक्वल टू 4681.80, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसको और अच्छे से सॉल्व करूँ या और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस x ब्रैकेट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4681.80 बटा, यहाँ पर मैं इसको और अच्छे से लिख दूँ 100 माइनस x, ठीक है, ब्रैकेट 4681.8, ठीक है, गुना 100 बटा 5508, ठीक है, 5508। यानी कि 100 माइनस x इक्वल टू 85, यानी कि जो हमारा आएगा वो x इक्वल टू 15%, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ तक, अब x का मान क्या हो गया हमारा 15%। x का मान जो है वो 15% निकल के आ गया। अगला प्रश्न है, एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2553 रुपये कम में बेचा गया हो तो 15% की हानि होती है। 8% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य रुपए में कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सीधा इसको कर सकते हैं इस तरह से कि 8 + 15 इक्वल टू 2553, यानी कि 23% इक्वल टू 2553, यानी कि 118% इक्वल टू 2553 बटा 23। यहाँ पर इसी लाइन में होगा गुना 118 इक्वल टू 1300
अंठानवे रुपया, ठीक है, 1398 रुपया आ गया। अगला प्रश्न है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज़्यादा है। 8 वर्ष के बाद पिता की उम्र किसके पुत्र की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 2.5 गुना हो जाएगी, और 7 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से कितना गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको माना कि पुत्र की आयु इक्वल टू क्या है, x वर्ष, ठीक है, और पिता की आयु इक्वल टू 3x वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3x प्लस 8, 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 8 इसको मैं और अच्छे से लिखूंगी। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि माना कि पुत्र की आयु इक्वल टू x, पिता की आयु इक्वल टू 3x वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3x प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 8 गुना 5/2, ठीक है, यानी कि 6x प्लस 16 इक्वल टू 5x प्लस 40, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 24, ठीक है, x इक्वल टू 24, यानी कि पुत्र का आयु क्या हो गया, 24 वर्ष। अब क्या कर देंगे, पिता की आयु, तो 3 गुना 24 यानी कि 72। यहाँ तक आप लोग समझ गए, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है या कुछ लिखा हुआ नहीं समझ में आता है, तो जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पिता क्या उम्र, तो 3 गुना 24/72, 3 गुना 24 के तो 72 वर्ष, ठीक है। तो अब 7 वर्ष बाद हमें पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 7 वर्ष बाद, यानी कि पिता प्लस पुत्र, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, पिता बटा पुत्र कर देंगे। 7 वर्ष बाद इसको लिखेंगे कि अब 7 वर्ष बाद पिता बटा पुत्र, यानी कि यहाँ पर पिता बटा पुत्र इक्वल टू 72 प्लस 7 और 24 प्लस 7, ठीक है। तो 72 प्लस 7 यानी कि 79 प्लस 24 प्लस 7 यानी कि 31, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए ने 48,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ माह बाद बी ने 36,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक साथ व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में मुनाफा 2:1 हो अनुपात में बांटा गया, तो कितने माह बाद बी ने व्यापार के साझेदारी की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना बी x माह बाद जो है वो अपना व्यापार व्यापार से जुड़ा, ठीक है। माना बी x माह, ठीक है, क्या बी जो है x माह बाद व्यापार से जुड़ा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि 48,000 गुना 12, ठीक है, अनुपात 36,000 गुना 12 माइनस x इक्वल टू 2:1, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 48,000 गुना 12 बटा 36,000 गुना 12 माइनस x, इस तरह से इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/1, ठीक है, 2/1 हमारा आएगा, ठीक है, आएगा नहीं मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 2/1, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर हो गया 2/1। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 16/12 माइनस x इक्वल टू 2/1, ठीक है, 2/1 यानी कि 24 माइनस 2x इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2x, ठीक है, इक्वल टू 8, यानी कि x इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4 जो है बी ने
4 माह बाद ए के साथ साझेदारी की। अगला प्रश्न है, एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर वह उसमें जितना मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से कितना अनुपात होगा? तो यहाँ पर जो है अनुपात जो होगा 19 और अनुपात 21। ठीक है, अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, कुछ आप लोगों को लिए भी दूंगी आप लोगों को, कि आप लोग भी अपने आप पर ये देखें कि मतलब मैं जो बता रही हूँ आप लोग कितना समझ रहे हैं। और मैं बार बार ऐसा बोल रही हूँ तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं नहीं बता पा रही हूँ या कुछ ऐसा नहीं, मतलब मैं आप लोगों के ऊपर ये कर रही हूँ कि आप लोग भी कुछ खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग कितना ज़्यादा जो है वो समझ पा रहे हैं। 301 तथा 501 के बीच 301 तथा 501 को लेकर एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाज्य उनका कुल योग है। ठीक है, तो यहाँ पर 301 से 501 के बीच 7 विभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 जो है वो विभाज्य संख्या है, जैसे कि 301, 308, 497, और इन सब में जो है वो एक श्रेणी है। इन सब में जो है वो एक श्रेणी है जो कि पदों की संख्या से, मतलब हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि मानक उपयोग श्रेणी में पदों की संख्या क्या है? 7 है। ठीक है, n है, ये 7 तो इसका जो है वो पहले से ही है कि वो 7 विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि मानक उपयोग श्रेणी में पदों की संख्या इक्वल टू n, पदों की संख्या इक्वल टू n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 497। ठीक है, 497 इक्वल टू, हमारा अगला प्रश्न है 301 तथा 501 के बीच में 301 तथा 501 को लेकर एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाज्य उनका कुल योग है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि 301 से 501 के बीच में 7 विभाज्य संख्या। ठीक है, 301, 308 और 497। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, 497। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि मानक उपयोग श्रेणी में पदों की संख्या क्या है? n। ठीक है, पदों की संख्या n। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 497। ठीक है, 497 इक्वल टू 301 प्लस n-1 गुना 7, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 29। ठीक है, इसी लाइन में होगा लेकिन ये स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि उपयुक्त अपशिष्ट योग। ठीक है, क्या लिखेंगे? अपशिष्ट योग। तो यहाँ पर अपशिष्ट योग में लिख सकते हैं हम लोग कि 29/2। ठीक है, अपशिष्ट योग इक्वल टू 29/2 ब्रैकेट में 301 प्लस 497। ठीक है, 497 ब्रैकेट करके लिखेंगे कि इक्वल टू 11,571। 11,571। अगला प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 4 रबड़ का मूल्य 13 रुपये है, जबकि 9 पेंसिल तथा 5 रबड़ का मूल्य 19 है, तब 6 पेंसिल तथा 3 रबड़ का क्या मूल्य है? ठीक है, 6 पेंसिल तथा 3 रबड़ का क्या मूल्य है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि पेंसिल की कीमत इक्वल टू x रुपये तथा रबड़ की कीमत इक्वल टू y रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 5x प्लस 4y। ठीक है, 4y इक्वल टू 13। ठीक है, इक्वल टू 13, यानी कि 9x प्लस 5y, 9x प्लस 5y इक्वल टू 19। ये क्या हो गया है? हमारा पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 हम 2 को गणन करने पर क्या समीकरण, ये 2 हमारा समीकरण निकल गया। पहला समीकरण 13, दूसरा समीकरण 19। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 के गणन करने पर, तो x इक्वल टू 1 रुपये, y इक्वल टू 2 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको x इक्वल टू 1 रुपये। ठीक है ना, यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। x इक्वल टू 1 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस 4y इक्वल टू 13। ठीक है,
13, तो यानी कि y इक्वल टू 2 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत हमें क्या करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 गुना 1 प्लस 3 गुना 2 इक्वल टू 12 रुपये। ठीक है, 12 रुपये, तो यहाँ हो गया हमारा 12 रुपये पेन। अगला प्रश्न है, माना कि A1 A2 A7 अलग अलग ऐसी स्वेच्छित एरिबिट्री धनात्मक पूर्ण संख्या को जो कि 1 2 7 को एक बार में 1 को लेकर बनाई गई है, तब संख्या A1 -1 A2 -2 और A7 -7 है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा होगा हमेशा जो शून्य से कम शून्य के बराबर, ठीक है, हमेशा क्या A माइनस जो हमारा है A-1 A-2 और A-7, इस तरह से इसको हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो कि सम संख्या यदि परिमाण शून्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य के जब हमारा 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया कि इसको हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A-1 इक्वल टू 7 A2 इक्वल टू 6 A3 इक्वल टू 5, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 0, यानी कि हमेशा शून्य से कम या शून्य के बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्या 88,935 को देखें, तब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसमें उपयुक्त संख्या को विभाजित या गुना करने पर एक वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 से 8835 को क्या करेंगे, गुना जो है विभाजित कर देंगे। ठीक है, 5 से, तो इसी तरह से हम लोग करते आएंगे तो हमारा जो है वो इस तरह से इसको हम लोग कर देंगे 88,935। ठीक है, 5 से हम लोग कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा 17,787। 5 से करने के बाद हमारा आ जाएगा, फिर इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे 3 से करेंगे तो 3 से करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 59,29। ठीक है, इसको आप लोग खुद से भी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे आ रहा है। इसके बाद इसको 11 से कर देंगे तो 847। ठीक है, फिर इसको हम लोग कितना से कर देंगे 7 से कर देंगे तो 7 से करेंगे तो 77। ठीक है, 77, यानी कि फिर इसको हम लोग कर देंगे तो हमारा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे, 3 गुना 5 कर देंगे, 3 गुना 5 तो हमारा 15 आ जाएगा। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, किसी भी 2 स्टेशन के बीच की दूरी 42 किलोमीटर तथा रेलगाड़ी प्रत्येक स्टेशन पर 5 मिनट रुकती है। उस रेलगाड़ी द्वारा 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय। तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर चलती है। ठीक है, और फिर 60 मिनट में चलती है, 60 मिनट में रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर चलती है, कितना में 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में, और रेलगाड़ी 42 किलोमीटर चलने के में लगी समय तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 60/72 गुना 42 इक्वल टू यहाँ पर हम लोग कर देंगे तो 35 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 35 मिनट आया। अब यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि परंतु रेलगाड़ी हर स्टेशन पर जो है 5 मिनट के लिए रुक रही है। ठीक है, 5 मिनट के लिए क्या है, रुकती है। तो 42 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि 42 किलोमीटर चलने के लिए कुल समय जो है वो 35 + 5 इक्वल टू 40। ठीक है, 40 मिनट। तो इस प्रकार जो 350 किलोमीटर चलने के लिए लगेगा समय, तो यहाँ पर टोटल जो इसका समय लग जाएगा 5 घंटे 31 मिनट 40 सेकेंड। 5 घंटे 31 मिनट 40 सेकेंड। अगला प्रश्न है, जब 7/8 के 13/15वें भाग में 1 को जोड़ा जाता है तब उसका मान 13/7 का nवां भाग होता है, तब n का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 7/8 गुना 13/15 + 1 इक्वल टू 13/7 गुना n। ठीक है, गुना n, यानी कि इक्वल टू 91 + 120, 91 + 120/8
120 इक्वल टू 13/7 गुना n, ठीक है। यानी कि यहाँ पर n इक्वल टू हमारा क्या आएगा, n इक्वल टू 1477/1560। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 तथा कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। तो यहाँ पर जो है मैं अभी इसी वीडियो में कुछ समय पहले मैं आपको बताई थी, तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 6, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि 6 कैसे होगा। अगर सॉल्व हो जाता है तो ज़रूर बताइएगा, नहीं होता है तो भी बताइएगा, ताकि मैं सॉल्व करके आप लोगों को बता दूँ। किसी कक्षा में 35 छात्रों का औसत ऊंचाई 42 है। उस कक्षा में 3 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 4:10 है, वह नई कक्षा में चले जाते हैं, जबकि 6 छात्र जिनकी कुल ऊंचाई 33:4 तो वह कक्षा में शामिल होते हैं। अब उस कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई क्या है। तो 35 छात्रों की कुल ऊंचाई क्या कर देंगे, 35 छात्रों की कुल ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 छात्रों की कुल ऊंचाई इक्वल टू 35 गुना 4/2 यानी कि 145/10, ठीक है। 3 छात्रों की कुल ऊंचाई, ठीक है, 3 छात्रों की कुल ऊंचाई, तो 3 गुना 4:10 यानी कि 14/6, ठीक है। 6 छात्रों की ऊंचाई 33, 6 छात्रों की कुल ऊंचाई 33/4 इस तरह से है, ठीक है। मैं इसको मिटा रही हूँ। अब यहाँ पर औसत ऊंचाई हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 145/10 माइनस 14/6 33/4 35 माइनस 3 प्लस 6 यानी कि 164/8/38 इक्वल टू 4/4, ठीक है। यदि 16 भेड़े या 12 घोड़े एक मैदान का घास 20 दिनों में खा सकते हैं, तब 5 भेड़े तथा 4 घोड़े उसे कितने दिनों में खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 16 भेड़े और 12 घोड़े, ठीक है, यानी कि 16/3, ठीक है, भेड़े और इक्वल टू 4 घोड़े, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि 5 भेड़े प्लस 4 घोड़े, 5 भेड़े प्लस 4 घोड़े, ठीक है। तो 5 भेड़े, यहाँ पर 5 भेड़े प्लस 16/3 भेड़े इक्वल टू 31/3 भेड़े, ठीक है, 31/3 भेड़े। अब 16 भेड़े खाती हैं 20 दिन में, क्या यहाँ पर दे रहा है कि 16 भेड़े 20 दिनों में खाती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिएगा कि 16 भेड़े खाती हैं 20 दिनों में, तो 4 भेड़े प्लस 4 घोड़े, 4 यहाँ पर लिखेंगे कि 5 भेड़े प्लस 4 घोड़े, ठीक है, 31/3 भेड़े खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20 गुना 16 × 3 बटा 31 इक्वल टू 960/31। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है। यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का भाग 1/2 होता है। वह भिन्न है, तो वह जो है वो भिन्न है 11/16, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से शांत जल में तैर सकता है। एक नदी जो 1 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से बह रही है, उसमें एक ए से स्थान बी तक तैरकर वापस आने में उस व्यक्ति को 75 मिनट समय लगता है। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है।
तो यहाँ पर हम लोग इसको कि व्यक्ति के धारा के वेग के साथ, ठीक है, व्यक्ति के धारा के वेग के साथ चाल इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी 6, ठीक है, किलोमीटर। व्यक्ति की धारा के वेग से विपरीत चाल, तो व्यक्ति के धारा से विपरीत चाल इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। माना ए एवं बी के मध्य दूरी x है, ए और बी के मध्य दूरी क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बटा 6 प्लस x बटा 4 इक्वल टू 5 बटा 4, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 5x यानी 5x बटा 12 इक्वल टू 5 बटा 4, यानी कि x इक्वल टू 12 गुना 5 बटा 4 गुना 5, यानी कि x इक्वल टू 12 पचे 60 और 4 पचे 20, यानी कि 3 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नीचे आकृति में कागज एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम में उस मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने के लिए कैसा दिखेगा। तो ये जो है वो कागज, यानी मैं आपको बता दूं कि कागज को जो है वो किस तरह से बन जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, मोड़ने के बाद, ठीक है, मोड़ने के बाद इस तरह से बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी खास कूट भाषा में रिफ्यूजल को 21-0-1-2-3-9-1-0-3 और पोएट्री को 10-67-927 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उस भाषा में प्रॉफिट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सभी अक्षर क्या है, वर्णमाला के क्रम में है, ठीक है, यानी ए जैसे पहले स्थान पे आता है, यानी कि अल्फ़ाबेट के पहले स्थान पर जो है ए आता है, उसी तरह से जो है सारे अक्षर जो है वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में जितने भी शब्द दिए गए हैं जिसे कूटबद्ध किया करना है और एक नंबर दिया गया वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसको हम लोग प्रॉफिट को किस कूट भाषा में लिखेंगे, तो हम लोग प्रॉफिट को लिखेंगे 12, 18, 67, 92 कूटबद्ध करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि यहाँ पर जो अक्षर है वो है CUH, HQK, MM, NRIQ, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो C के 5 अंक के बाद H आता है, जैसे CDEFGH, ठीक है। H के 5 अंक के बाद M आता है, जैसे HIJKLM, ठीक है। M के 5 अंक के बाद R आता है, ठीक है। और R के ठीक 5 अंक के बाद क्या आता है, RSTUVW, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। उसी तरह से U जो है वो U के 4 अंक पहले Q आता है, जैसे कि U भी, लेकिन पहले क्या आता है QRSTU, ठीक है। तो ये 4 अंक पहले आ गया। इसी तरह से जो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार माइनस प्लस में दर्शाया गया, तो यहाँ पर WET होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई जिनके फलकों में ABCDE और F अक्षर अंकित किए गए हैं। वह अक्षर चुने जो D अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो जो इसके विपरीत फलक पे आएगा वो होगा B। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या को उसी प्रकार समझे जिस प्रकार दूसरी संख्या, पहली संख्या और छठी संख्या और इसमें 5वीं संख्या संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर है 15:8, ठीक है। 21 प्रश्नवाचक 11:6, इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे 15 + 1, ठीक है, 15 + 1 भागा 2, 16/2 = 8, ठीक है, आ गया 8। अब उसी तरह से क्या है 21 पहला था, अब इसी तरह से 21 है, तो क्या लिखेंगे 21 + 1/2 यानी कि 22/2 = 11 हो गया। दो हुआ। अब यहाँ तक समझ गए कि ये सवाल जो है किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 11 + 1/2 यानी कि 12/2 = 6, ठीक है।
इस तरह से जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगा वो 11 आएगा। अगला प्रश्न है, वो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्द। झारखंड, रांची, ठीक है। तो जिस प्रकार झारखंड की राजधानी हमें पता है कि रांची है, ठीक है, उसी तरह मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी, कमल गौरव का बेटा और आर्यन का भाई, आर्यन रजनीश का पिता, आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि गौरव पुत्र है कमल का और कमल आर्यन भाई। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आर्यन पीयूष से कैसे संबंधित है, तो वह उसके चाचा लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से वह अक्षर चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर HQIT और जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है वहाँ पर के अक्षर को हमें चुनना है, चिन्ह को, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए HQI, ठीक है। तो HI, ठीक है, H के बाद I आता है और फिर Q के बाद QRST, दो अंक बाद आता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो आएगा शब्द होगा Y। अगला प्रश्न, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3, 6, 5, 13, 67 प्रश्नवाचक चिन्ह 4, 31, 20 है। इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 3, 13, 4, 6, 67, 31 और 5 प्रश्नवाचक चिन्ह 20, इस तरह से। तो इसे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 3 का, चलिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, 3 के स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 3 गुना 3 प्लस 4 यानी कि 9 प्लस 4 इक्वल टू 13, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला कॉलम, ये हो गया हमारा अब दूसरा कॉलम, ठीक है। तो दूसरा कॉलम हम लोग क्या करेंगे, 6 के स्क्वायर प्लस 31 यानी कि 36 प्लस 31 इक्वल टू 67। यह हो गया हमारा दूसरा कॉलम, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम। अब रहा तीसरा कॉलम, ठीक है। तीसरा कॉलम रहा अब हमारा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 के स्क्वायर प्लस 20 यानी कि 25 प्लस 20 यानी कि 45। जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगा वो 45। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 6, 6, 8, 24, 28, 140 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको 6, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 प्लस 2 है तो 8 गुना 3 किए तो 24 आया, ठीक है। 24 प्लस 4 किए तो 28, ठीक है। और 28 में 5 गुना करें किए तो 140 आया, ठीक है। 140 और 140 में 6 को प्लस करेंगे यानी कि 146, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध के सबसे अच्छा निरूपण करता है। वरुण ग्रह चंद्रमा, वरुण ग्रह चंद्रमा, ठीक है। तो यहाँ पर वरुण एक ग्रह है जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है, तो वरुण ग्रह चंद्रमा, ठीक है। वरुण ग्रह चंद्रमा। अगला प्रश्न है, रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता के वर्तमान आयु से 7 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष के बाद रमेश की आयु उसके बेटे के मयंक के 3 गुनी हो जाएगी। यदि मयंक की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो संगीता की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर संगीता की जो है वो वर्तमान आयु कितनी है, तो माना कि संगीता की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष, ठीक है। और रमेश के वर्तमान आयु तो x प्लस 7, ठीक है। और पुत्र मयंक के वर्तमान आयु 10 वर्ष, पुत्र मयंक के वर्तमान आयु क्या है 10 वर्ष। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 6 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 7, ठीक है। x प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 गुना 3। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए, मैं इसको मिटा रही हूँ। अब आगे इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, x प्लस, उसको हम लोग किए तो x प्लस 13 इक्वल टू
48, ठीक है, यानी कि x इजक्वल टू 48 माइनस 13 यानी कि 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी कुट भाषा में V2 को डिजनेक्स के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ओमिन्यूज को कैसे लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में जो है उसे, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो शब्द जो है वो सभी भवेल में है, यानी कि -7 के सभी व्यंजन है, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट में 8+ में किया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार ओमिन्यूज को जो है उसे हम लोग लिखेंगे इस भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण के लिए दिए गए चित्र के अनुसार ए बी पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी कि अगर हम लोग दर्पण में दिए गए चित्र के अनुसार ए बी पर रखा जाता है तो दर्पण के प्रतिबिंब को चयनित करना है हमें, ठीक है। तो यदि दर्पण के दिए गए चित्र के अनुसार ए और बी पर रखा जाता है तो आकृति का सही दर्पण जो है प्रतिबिंब में जो है इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से एक 3 किसी संदर्भ में समान और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण समूह का चयन कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सवाल जो है वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, यानी कि कितना पहले आता है कितना बाद में आता है। अगर 3 जो है इसमें से 3 कोई, मान लीजिए कि इसमें से 3 कोई ऑप्शन जो है, इसमें से 3 ऑप्शन कोई जो है वो समान नंबर पे आता है, जैसे कि मान लीजिए कि 6+ में आता है या 6- में आता है और 1 जो है प्लस में आता है, तो वो जो है इसमें असंगत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो असंगत शब्द है जो इसमें इसका मेल नहीं खाता है तो इसमें जो है ये है, ठीक है। बाकी सब अगर आप अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे 4 संख्या युग्म दिए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें और अंकों के कोई भी हेर फेर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 308 और 101 है, ठीक है। तो 101 गुना 3 करेंगे प्लस यहाँ पर 101 गुना, ठीक है, 101 गुना 3 प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि 101 गुना 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 303 प्लस 5 कर देंगे तो 308 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन ए का। अब रहा दूसरा, यहाँ पर हमने असंगत संख्या को चुनना है, पहला हो गया। अब इसी तरह से दूसरा हमारा है वो है 326 और 107, तो यहाँ पर इसको भी हम कर सकते हैं 107 गुना 3 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। तो 107 गुना, ठीक है, 107 गुना 3 हम लोग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 321 प्लस 5 कर देंगे यानी कि 326। ये रहा हमारा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है 197 और 66, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि 66 गुना 3 प्लस 5, तो 66 गुना 3 करेंगे तो 198 प्लस 5 कर देंगे तो 198 प्लस 5 करेंगे तो 203 आ जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा तीसरा ऑप्शन। इसमें हमें असंगत चुनना है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि इसमें असंगत अब कौन होगा, क्योंकि मैंने चारों ऑप्शन को सॉल्व कर दिया। तो अब यहाँ पर 78 और 239 अनुपात 78, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं कि 78 गुना 3 प्लस 5, तो यहाँ पर 78 गुना 3 यानी कि 234 प्लस 5 यानी कि 239, जो इसमें संगत है वो ये है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। उसी जिस तरह से अभी जो 2 सवाल बना इसी तरह से भी बनेगा। तो यहाँ पर सभी विकल्पों को देखने पर, जैसे कि डिवोशन तो निष्ठा, फैरी तो रोष, विजन तो दृष्टि और जेल मतलब उत्साह, तो यहाँ पर जो है विजन जो है वो दृष्टि है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, असंगत है। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। तो इस आकृति को घुमाना नहीं है और बिना घुमाए इसे हमें देखना है कि ये सन्निहित आकृति है या नहीं है। तो
मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो होगा ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष प्रदत्त दिए गए कथनों का तात्विक रूप से अनुसरण कर। कुछ चटाई गलीचे हैं, कुछ गलीचे कंबल हैं, कोई भी कंबल रजाई नहीं है। और निष्कर्ष हमारा है, कोई भी रजाई गलीचा नहीं है, कोई भी चंबल चटाई नहीं है, और कुछ गलीचे चटाई हैं, ठीक है। और जो इसमें से सही निष्कर्ष हमारा है, वो सही निष्कर्ष हमारा होगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी कि कुछ गलीचे चटाई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज और इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या को बताना है। तो इसमें त्रिभुजों की टोटल संख्या क्या है? 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जो टोटल त्रिभुज है उसे हमें दी। अगला, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी शब्द में आते हैं, ठीक है। तो जो अंग्रेजी शब्द में आते हैं जैसे ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी, ग्लिसरीन, टोटल जो हमारा 5 शब्द है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेविटी पहला, और दूसरा है ग्लाइजोशन, ठीक है। और फिर तीसरा हमारा है जेस्टेशिन, और उसके बाद चौथा हमारा है ग्लिसरीन, और पांचवा हमारा है ग्रेविटी, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है? अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, इस तरह से हमें करना है। तो ये जो हमारा आएगा वो आएगा, हम पहले हम लोग लिखेंगे ये, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे किसको? जेस्टेसिन को, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्रेविटी को, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्रेविटी को, ठीक है। हमें इसे अंग्रेजी के शब्दकोश में दर्शाना है, यानी मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि जो हमारा सबसे पहले हम लोग जिसे लिखेंगे वो लिखेंगे, ठीक है, जेस्टिसन को, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जेस्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जेस्टर को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला होगा उसे हम लोग लिखेंगे ग्लिसरीन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्लाइजेन। उसके बाद ग्रेविटी, यानी कि 3 5 4 2 1, ठीक है। इस शब्दकोश में हम लोग अगला प्रश्न है, वह विकल्प जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार समझ जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले समझ, यानी वृत्त, चाप, पौधा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार वृत्त चाप से बनता है उसी प्रकार पौधा क्या है? वो तना से बनता है, बिना तना का पौधा नहीं, ठीक है। गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसका क्रमिक रूप से चिन्हों का स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी कि 483 23 93 16 4 50 इस तरह से है। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 483 भागा 23 प्लस 93 माइनस 16 गुना 4 इक्वल टू 50, ठीक है। यानी कि 21 प्लस 93, ठीक है, 21 प्लस 93 माइनस 64 इक्वल टू 50, ठीक है। यानी कि 114 माइनस 64 इक्वल टू 50, ठीक है। तो जो इसमें हमारा सही दर्शाएगा वो ये वाला। दिए गए विकल्पों में वह आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी वो ये वाला आकृति। अगला प्रश्न, वह विकल्प चुने जिसमें दोनों संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर से इसको एक बार बता दूं कि जैसे कि 4 10 53 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चलिए मैं आपको जिस प्रकार से 4 10 53 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्लस 10 इक्वल टू 14, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 14 गुना 4 माइनस 1,
तो 53 हमारा आ जाएगा। तो उसी तरह से 17, 19, 98 जो है इसी तरह से हो जाएगा। 17, 19, 7, 19, 98 जो है इसी तरह से हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि किसी गुप्त भाषा में 278 का मतलब है तेजी से दौड़, और 853 का मतलब है तेजी से वापस आ, तथा 376 का मतलब दौड़ करा, तब वापस को किस संख्या में दर्शाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इस प्रश्न में हमें देख रहे हैं कि जो है 278, तो 7, ठीक है, इसमें 278 में तो 7 का आ रहा है कि मतलब है कि तेजी से दौड़, और 853 में 8 का मतलब है कि तेजी से वापस आ, और 376 में है दौड़ कर आ। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको इसमें जो है वापस शब्द जो है वो जिस संख्या पे दर्शाया गया है वो है 5 पे। अगला है 5 छात्र अजीत, अर्जुन, चंद्रिमा, देबू तथा शशि के पास भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान तथा संख्यायिकी के कुल 5 किताब है जो लेखक कोयल कपूर, हंसा सेन तथा वासु द्वारा लिखी गई है। प्रत्येक छात्र के पास 5 विषयों में से किसी एक विषय के केवल एक किताब है तथा प्रत्येक लेखक केवल एक ही किताब लिख सकता है। कोयल भौतिकी किताब लेखक है जो कि शशि अजीत के पास नहीं है। देबू के पास वासु द्वारा लिखित किताब है। चंद्रिमा के पास गणित की किताब है। शशि के पास संख्यायिक किताब है। जो कपूर द्वारा लिखी गई है जीव विज्ञान, वो किताब सेन द्वारा लिखी गई है। तो रसायन शास्त्र की किताब किसके पास है? तो रसायन शास्त्र का जो किताब जो है वो है देबू के पास। ठीक है, देबू के पास। जैसे कि भौतिकी अर्जुन, लेखक कोयल, और रसायन शास्त्र देबू वासु, गणित चंद्रिमा कपूर, जीव विज्ञान अजीत लेखक सेन, और संख्यायिकी शशि हंस। तो जो रसायन शास्त्र इसमें पूछ रहा है तो किताब किसके पास है? देबू के पास। ठीक है, गणित का किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो गणित की किताब जो है वो कपूर के द्वारा लिखी गई है। अगला है हंसा द्वारा लिखित किताब किसके पास है? तो हंसा द्वारा लिखित किताब शशि के पास है। अगला प्रश्न है विषय तथा लेखक का सही संबंध है। रसायन शास्त्र वासु, संख्यायिक सेन, गणित वासु, रसायन शास्त्र कपूर। 4 ऑप्शन है, और विषय तथा लेखक का सही संबंध जो है वो है रसायन शास्त्र वासु। ठीक है, विषय छात्र तथा लेखक गलत संबंध है। जीव विज्ञान अजीत सेन, संख्यायिक शशि हंसा, भौतिकी अर्जुन कोयल, गणित चंद्रिमा हंसा। तो मैं बता दूं कि विषय छात्र तथा लेखक का गलत संबंध जो है वो है गणित चंद्रिमा हंसा। ठीक है, अगला है यदि सी बड़ा है ए से लेकिन बी से छोटा है तथा डी से छोटा है ई लेकिन सी से बड़ा है, इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर ए जो है सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है बी से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर ए तथा सी से 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बी, यदि सी से 3 किलोमीटर उत्तर पर डी, तब डी है। तो यहाँ पर डी जो है उत्तर दिशा में है। डी क्या है? यहाँ पर जो है वो ए से उत्तर दिशा में है। ए से उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो सकता है, तब 28 तथा 30 सेकंड में पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर उसका अनुपात 1:9 होगा। अगला प्रश्न है अप्रोक्सीमेशन शब्द प्रयुक्त वर्णों में से निम्नलिखित में से कौन शब्द से बनाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये शब्द जो है वो टॉक्सिन शब्द के सारे अक्षर विद्यमान है। जो टॉक्सिन शब्द के सारे अक्षर जो हैं वो क्या है? विद्यमान है। तो ये शब्द जो है उस शब्द से बन जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी गुप्त भाषा में राजा एवं रानी को नी मोची तथा झांसी की रानी को मो को लो से लिखा जाता है, तब उस भाषा में जोधपुर का राजा को कैसे लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि राजा एवं रानी, झांसी की रानी, ना मोची मो को लो। ठीक है, रानी मो एक एवं झांसी को लो। तो यहाँ पर राजा एवं नी तथा ची किससे लिखेंगे? नी तथा ची। इस प्रकार जोधपुर के राजा को ची को सो लिखेंगे। ची को सो। किसी सारणी में कुल 7 पंचभुज तथा षष्ठभुज है, यदि भुजाओं की कुल संख्या 38 है तब पंचभुज की संख्या क्या है? तो यहाँ पर पंचभुजों की संख्या माना कि x है। ठीक है, और षष्ठभुजों की संख्या इक्वल टू 7 - x। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 5x + 6
और 7 माइनस एक्स इजक्वल टू 38, ठीक है। तो यहाँ पर 5x प्लस 42 माइनस 6x इजक्वल टू 38 इजक्वल x इजक्वल टू 4, ठीक है। अगला प्रश्न इनमें से विषम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सदृश को छोड़कर जो है, यहाँ पर सदृश को छोड़कर जो है सारे विषय, जबकि सदृश को सारे विषय हैं, और जबकि सदृश जो है एनोलॉजी यानी कि तर्क शक्ति का अध्याय है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द समूह का अंतिम शब्द क्या है। घास, मैदान, वृक्ष, ठीक है। जिस प्रकार घास मैदान पर उगती है उसी प्रकार वृक्ष जो है वो क्या जंगल में उगते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी कूट भाषा में जुर्वंदन को, हॉस्पिटल को तब डॉक्टर को इनमें से किससे दर्शाया जाएगा। तो इसे जो है वो हम लोग दर्शाएंगे प्रीवेट, ठीक है। अगला प्रश्न है, विमल चांद से बड़ा किंतु अनिल से छोटा, दीपक इमोन से छोटा किंतु चांद से बड़ा। यदि अनिल इमोन से छोटा है तब इसमें कौन सा निष्कर्ष निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। इमोन सबसे बड़ा तथा विमल सबसे छोटा, दीपक सबसे छोटा है, विमल दीपक से छोटा और चांद सबसे छोटा तथा इमोन सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दीपक की आयु चांद तथा इमोन की आयु से मध्य कहीं भी हो सकती है, और चांद सबसे छोटा, तो इसमें जो है चांद सबसे छोटा और इमोन सबसे बड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने घर से प्रारंभ पर अरुण पहले 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व जाता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर फिर 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर अपने मित्र में घर पहुंचता है। उसके मित्र घर अरुण के घर से, तो अरुण का गमन पथ जो है इस तरह से है। तो ये जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, किसी कतार में 32 लड़के एक्स के आगे खड़े हैं, उसी कतार में वाई पीछे 19वें स्थान पर है खड़ा। यदि लड़कों की कुल संख्या 45 है तो एक्स तथा वाई के बीच खड़े लड़कों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो है एक्स के आगे स्थान पर तो 32 प्लस 1 यानी कि 33, ठीक है, 33वें स्थान पर। और y जो है 45 माइनस 19 इक्वल टू 27, ठीक है। अब जो है लड़कों की टोटल संख्या 33 माइनस 27 माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है, 5। अगला है, यदि प्लस का मतलब भागा, माइनस का मतलब प्लस, गुना का मतलब प्लस तथा भागा का मतलब गुना, तो 4 + 4 गुना 2 भागा 2 माइनस 8 प्रश्नवाचक। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है, मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो वो जाएं और मेरे यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को देखें, ताकि आप लोग और अच्छे से और विस्तार से हर सवाल को, हर चीज़ बातों को समझ पाएँ, ठीक है। तो मैं 2-3 सवाल जो है इस वीडियो में आप लोगों को दी हूँ, एक आप लोग सॉल्व कीजिए उसे, और फिर मैं और क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि आप लोग सॉल्व कीजिए। तो आप लोग सॉल्व कीजिए कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और कितना नहीं समझ रहे हैं। और जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर सॉल्व होता है तो भी कमेंट करिए, ताकि मुझे भी एक ऐसा लगे कि नहीं, मैं जो बता रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दी गई सारणी में रिक्त संख्या क्या है, ठीक है, रिक्त संख्या क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 1 का क्यू प्लस 3 का क्यू, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 है, पहला कॉलम में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इक्वल टू 9, ठीक है, हो जाएगा। और 3 और 4 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू, यानी कि 9 प्लस 16। इस तरह से हम लोग सारे कॉलम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगा वो हो जाएगा हमारा टोटल 91, ठीक है।
अगला प्रश्न है, यदि 1 जुलाई 1977 के शुक्रवार का दिन था तब 1 जुलाई 1970 का दिन था। ठीक है, तो इस तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर हम लोग अपने कैलेंडर को खोलेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हाँ, तो 1 जुलाई 1977 शुक्रवार था। ठीक है, तो 1976 में 1 जुलाई बृहस्पतिवार, 1975 में मंगलवार, 74 में सोमवार, तो इसी तरह से 70 में क्या है, बुधवार। अगला प्रश्न है, दो श्रृंखलाओं 1, 4, 16, 64 तथा 5, 20, 80, 320 को लेकर एक नई श्रृंखला बनाई जाती है जो निम्नलिखित 1, 5, 4, 20, 16, 80, 64, 320। इस नई श्रृंखला में 10, 48, 576 को ठीक पहले आने वाली संख्या क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आने वाली जो संख्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न है, दो श्रृंखलाओं 1, 4, 16, 64 तथा 5, 20, 80, 320 को लेकर एक नई श्रृंखला बनाई जाती है जो निम्नलिखित में 1, 5, 4, 20, 16, 80, 64, 320। इस नई श्रृंखला में 10, 48, 576 को ठीक पहले आने वाली संख्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 10, 48, 576 की श्रेणी में जो आने वाली जो पहली संख्या है, इसमें जो आने वाली संख्या है वो 13, 10, 720। ठीक है, अब वो कैसे आएगी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ऐसे बोल के समझाने की कोशिश करती हूँ कि 10, 48, 576 श्रेणी 1, 4, 16, 64 में है। ठीक है, माना श्रेणी जो है 1, 4, 16, 16 में 40, 10, 48, 576 nवें स्थान पर है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो गुना करेंगे, 5 गुना 4 करेंगे और -1 और करेंगे तो हमारा जो आय हो आ जाएगा। पासे के एक युग में कितने बिंदु होते हैं? तो पासे के बिंदुओं की संख्या तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21। ठीक है, यानी कि पासे के युग में दो पासाएं की बिंदु की संख्या तो 2 गुना 21 कर देंगे यानी कि 42। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह अगली संख्या कौन सी है जो कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में सही बैठती है? यानी 3, 4, 9, 9, 27, 14, 81 है। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, 3 + 5 कर देंगे तो 9, मतलब इस तरह से इसे हम कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 19 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न संख्या में से कौन सी विषम है? 43, 26, 50, 37, 17, 82। तो जो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 से भाग देने पर जो है प्राइम नंबर हो जाता है, लेकिन 50 से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 50। और वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में मुझसे कोई शब्द के सही उच्चारण करने में या मैं किसी प्रश्न को सही से नहीं समझा पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं हर दिन कोशिश करूँगी कि रोज़ मैं अच्छे से आप लोगों को हर प्रश्न को, हर चीज़ को अच्छे से समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आज मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं बोलूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को मगध प्रकाशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट्स हो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।